स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें कि हम इसमें स्टडी कर चुके हैं क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। और उसमें से ही आज हम स्टडी करेंगे एक न्यू फैक्टर दैट इज द कोलिजन फैक्टर, एंड दैट फैक्टर इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द कोलिजन थ्योरी। सो क्या है ये कोलिजन थ्योरी, इसको समझने के लिए हमें पॉइंट बाय पॉइंट स्टडी करना होगा। नंबर 1, रिएक्टेंट्स रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं प्रोडक्ट्स। तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स which are present in the mixture and these are colliding with each other in any direction। तक ये टकराएंगे नहीं आपस में तो रिएक्शन होने के चांसेस नहीं होंगे। तो सबसे पहली कंडीशन आती है रिएक्शंस को स्टार्ट होने के लिए मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड उनको हम कहते हैं उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, एक सेकंड में यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं सब कहलाते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि रिएक्शन डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स के कोलिजन पर और उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर। अब क्या सारे मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं? क्योंकि जिस रेट पर ये आपस में टकराते हैं इस रेट पर अगर ये सभी के सभी कोलिजन्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो, तो रिएक्शन विद इन सेकंड्स के भी फ्रैक्शंस में होगी। और ऐसा होता नहीं है, रिएक्शंस में टाइम लगता है, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी स्पीड को हम स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इंडिकेट करता है कि जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं ऑल दीज आर नॉट इफेक्टिव टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। So fractions of molecules having a particular energy or more, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है या उससे ज्यादा प्रेजेंट है जब वो आपस में कोलाइड करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा रिएक्शन का रेट और उसको हम कहते हैं कोलिजन एफिशिएंसी। जो रेट है वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी मींस कितने कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम हो रहे हैं, एंड कोलिजन एफिशिएंसी क्या है वो पर्टिकुलर एनर्जी दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। जिन मॉलिक्यूल्स के पास ड्यूरिंग कोलिजन थ्रेशोल्ड एनर्जी है या फिर उससे ज्यादा है वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे और वही कहलाएगा इफेक्टिव कोलिजन। अब सभी मॉलिक्यूल्स के पास कोलिजन करते हैं तो उनके पास एनर्जी इक्वल नहीं होती है, किसी के पास कम होती है तो किसी के पास ज्यादा होती है। अब हम उसका लेते हैं एवरेज, यानी कि टोटल मॉलिक्यूल्स के हिसाब से उनका क्या एवरेज है एनर्जी का। सपोज रिएक्टेंट्स की एनर्जी है ER, इट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज ET। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल है तो रिएक्शन होगी और कोलिजन्स होंगे इफेक्टिव। लेकिन सभी के पास वो एनर्जी नहीं होती है, उनको कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। वो डिफरेंस जो होगा दोनों की एनर्जी का उसे हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल होगी ER प्लस EA। अब ये एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी which the reactant molecules must absorb so that their energy becomes equal to threshold। तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी ET के इक्वल हो जाएगी, तब रिएक्शन होगी और कोलिजन्स इफेक्टिव होंगे। सपोज रिएक्शन हो रही है मॉलिक्यूल्स A प्लस B में और उनके बीच में कुछ मॉलिक्यूल्स जिनके कोलिजन्स इफेक्टिव हैं वो रिएक्शन करते हैं और साथ ही साथ उसमें से साथ कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन कर रहे हैं, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कहलाएगा ZAB, मींस नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट पर सेकंड टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय F। F इज द एफिशिएंसी फैक्टर। कितने मॉलिक्यूल्स जिनके कोलिजन्स इफेक्टिव हैं
इन दोनों पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है दोनों के बीच में होने वाली रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ZAB, number of collisions per second per unit volume multiplied by F, efficiency factor, and fraction of the molecules having a particular amount of energy required for the reaction to take place, that is known as the Boltzmann factor, जिसको कि बता दिया गया है एक्सपोनेंशियल ऑफ -EA/RT। इस वैल्यू को यहां पर दिया गया है बोल्ट्जमान फैक्टर को एज एफिशिएंसी फैक्टर। अब दो पॉइंट्स हमारे सामने हैं। नंबर 1 कोलिजन्स होने चाहिए, नंबर 2 कोलिजन्स इफेक्टिव होने चाहिए। लेकिन क्या ये दोनों बातें होने के बाद रिएक्शन कंप्लीट होगी? रिएक्शन हो सकती है? नहीं। अब आप देखिए कि बास्केटबॉल के अंदर कोई भी प्लेयर कितनी फास्ट स्पीड से बॉल लेके चलता है, कंप्लीट एनर्जी उसके पास है, सफिशिएंट एनर्जी ही इज हैविंग, जो बॉल है उसको बास्केट में डालना है। लेकिन अगर प्रॉपर एंगल जिसके थ्रू उसको थ्रो करना है उस बास्केट में अगर वो नहीं है तो सारे एफर्ट्स बेकार हो जाते हैं। तो इसी पॉइंट को हम ले सकते हैं रिएक्शन के साथ। रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए जानना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी रिएक्शन के होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करेंगे? नंबर 1 नंबर ऑफ collisions per second per unit volume, number 2 fraction of collisions having threshold energy or more, number 3 orientation factor, it is given as P or probability factor, जिसके बेस पर रिएक्शंस के होने के चांस पॉसिबल हैं। जैसे कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो सामने से रिएक्शन कर रहे हैं इधर से आके, तो यहां पर इनके बीच में होने वाला कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि केवल दो एटम्स ये आपस में एक दूसरे को सामने से अटैक कर रहे हैं। लेकिन इट विल नॉट बी इफेक्टिव, बट व्हेन दीज आर कोलाइडिंग एट अ पर्टिकुलर कोलिजन देयर आर चांसेस ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन्स। सो रेट -dx/dt इक्वल टू, जिसको हम के से भी इंडिकेट कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू ZAB मल्टीप्लाइड बाय P फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी फैक्टर F, ZAB P इंटू एक्सपोनेंशियल -EA/RT। दिस फैक्टर इज नेम्ड एज द आर्हेनियस फैक्टर, और इसको हम कह सकते हैं A। सो K इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल EA/RT। सो इस तरीके से ये कोलिजन थ्योरी कंप्लीटली एक्सप्लेन करती है कि कोई रिएक्शन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए और किस तरह से वो इफेक्टिव हो सकती है। हम इसको फिर से समराइज कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द रिएक्शन मॉलिक्यूल्स कोलाइड अलग अलग तरीके से कोलाइड करते हैं, उनके पास एनर्जी डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम कहलाती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, बट ऑल द मॉलिक्यूल्स बिकॉज आर नॉट हैविंग सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि सबके पास एनर्जी सेम नहीं है, तो उनके जो कोलिजन्स हैं वो इफेक्टिव नहीं होंगे, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट नहीं करेंगे। उसके लिए जरूरी हो जाता है कि मॉलिक्यूल्स के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इसी तरीके से है जैसे कि आप ब्रिज पार कर रहे हैं और आप साइकिलिंग कर रहे हैं, तो आपको ब्रिज के ऊपर तक जाने के लिए आपको इतने पेडल्स देने होंगे जितने कि आप ब्रिज तक पहुंच जाए, लेकिन उसके बाद आप आसानी से उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है ब्रिज के बीच की, इसे कहेंगे एक एनर्जी बैरियर। इतना एनर्जी बैरियर पार करना पड़ेगा। वो एनर्जी बैरियर क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जिन मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, जिनके पास नहीं है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। जिन मॉलिक्यूल्स पे एनर्जी कम है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेंगे ताकि उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल हो जाए और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उनके इफेक्टिव कोलिजन्स हों। तो दो पॉइंट्स पर डिपेंड करता है रेट, नंबर 1 कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। बट
अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तो भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कितनी भी एनर्जी क्यों ना हो, जब तक कि ओरिएंटेशन मींस प्रोबेबिलिटी और कोलिजन इक्वल नहीं होंगे, परफेक्ट नहीं होंगे, तब तक रिएक्शन होने के चांस नहीं होंगे। तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है टोटल 3 फैक्टर्स पर, ZAB कोलिजन फ्रीक्वेंसी, P प्रोबेबिलिटी फैक्टर and F is the efficiency factor. ZAB and P these are combinedly known as the A, जिसको हम कहते हैं Arrhenius factor, and F is given as the exponential of minus EA upon RT. तो ये है collision theory for the reactions to take place. आज के लिए इतना ही, थैंक यू।